नमस्कार दोस्तों, बिजनौर वाइन से मैं हूँ ललिता राजपूत। और जैसा हम सभी जानते हैं कि इस समय जो एक ही मुद्दा चारों ओर छाया हुआ है वो है यूपी इलेक्शन का। और हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र नजियाबाद से अब की बार जो टिकट हुआ है वो राजा भारतेंद्र जी को हुआ है। और पहले वो बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से लड़ा करते थे, लेकिन इस साल वो अपने कह सकते हैं कि गृह क्षेत्र से ही लड़ रहे हैं चुनाव। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके विचार, जानेंगे उनकी योजनाएं और कैसा लग रहा है उन्हें। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके विचार। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको यहाँ से टिकट मिला है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी आपसे, सबसे पहला सवाल मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पिछले 30 वर्षों से बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से लड़ते रहे हैं, बिजनौर की जनता से जुड़े हुए हैं। तो अब की बार आपका क्या मन आया कि आपने नजियाबाद विधानसभा क्षेत्र को चुना है? मेरे पिताजी यहाँ से लड़े और जीते 67 में और 69 में। और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ से 1937 में जब पहला चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो वो यहाँ से लड़े और जीते। दुर्भाग्य से 69 में मेरे पिताजी के चुनाव के बाद ये सीट जो है आरक्षित हो गई और फिर 2009 तक आरक्षित रही। 2009 में आरक्षण खुला, तब तक मैं विधायक बिजनौर बन गया था, तो मेरी कर्म भूमि बिजनौर बन गई थी। और उसके बाद 2012 में चुनाव हुआ है तो मैं बिजनौर से ही लड़ा। 2014 में एमपी बिजनौर रहा और उसके बाद 2000 क्योंकि मैं एमपी बन गया था तो बिजनौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायिका जीत गई। तो वो एक हमें अपना नेतृत्व वहाँ खड़ा हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों आपस के नेतृत्व में खींचा खांची करी जाए। यहाँ पर निरंतर हम पिछले 31 साल से भारतीय जनता पार्टी ये सीट नजीबाबाद विधानसभा हार रही है। 91 में राजेंद्र सिंह जी यहाँ से जीते थे, आरक्षित सीट पर भनेड़े के रहने वाले थे। और उसके 91 के और 2022 अब आ गया, 31 साल से हम चुनाव नहीं जीत पाए। तो जनता की भी ये राय थी, पार्टी के नेतृत्व का भी मैं और जनता का सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ से आने का मौका दिया। जनता का सपोर्ट, बार बार सर्वेज हुए हैं, 4-5 सर्वेज हुए हैं, सब कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बार बार पूछा गया है और सभी की राय जिसके पक्ष में होती है उसे ही टिकट मिलता है। तो ऊपर नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का और सबसे अधिक मतदाताओं का, जिनकी आवाज़ हम ऊपर तक पहुंचाते हैं। अच्छा सर, तो जैसे अभी आपने ही कहा कि 31 वर्षों से लगातार इस सीट को हार रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके कंधों पे इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? निश्चित बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों का विश्वास है, पार्टी का विश्वास है कि मैं सीट जीत के लाऊंगा अपनी पार्टी के लिए। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और बहुत सालों से यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। दुर्भाग्य रहा इस क्षेत्र का कि हमारे विधायक जी बड़े भाग्यशाली हैं, 2 बार चेयरमैन रहे और 2 बार विधायक रहे, मगर उन्होंने मुड़ के जनता के पास कभी नहीं गए। तो जगह जगह पर काम नहीं हो पाए हैं। यहाँ पे हमारा पॉलीटेक्निक स्कूल बना खड़ा है, राहतपुर में वो खंडर बनता जा रहा है। तमाम पुल नहीं बन पाए हैं, लोग मीलों घूम के आ रहे हैं क्योंकि पुल नहीं है। नदियाँ बह के आती हैं, ऐसे पहाड़ से बहुत सारी नदियाँ बह के गंगा जी में जाती हैं इस क्षेत्र में, उनके पुल नहीं बने हैं। तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अगर आपकी सीट निकल जाती है? तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी सबसे पहले? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो है कि हम नजीबाबाद चीनी मिल का विस्तार करवाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी को काफ़ी चिट्ठी लिखी, ज़िला प्रशासन से और ज़िला अपनी चीनी मिल और ज़िला गन्ना अधिकारी से भी बहुत चिट्ठी लिखवाई। और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी का कि ये जो आखिरी अपना बजट आया था उसमें मुख्यमंत्री जी ने इसे सम्मिलित कर लिया है अनुपूरक बजट में। तो इसे फिर से लाना है और यहाँ पर अपने नजीबाबाद चीनी मिल का विस्तारीकरण निश्चित रूप से अगले सत्र में हमने निश्चित करवाना है। इसी तरह से ये पॉलीटेक्निक कॉलेज हमारा बेकार पड़ा है, खंडर बनता जा रहा है, इसमें जल्दी से जल्दी इसे शुरू करवाया जाए, इसकी एडमिशन हो और टीचर आए। यहाँ पर इतने बड़े क्षेत्र में एक भी सरकारी कॉलेज या महाविद्यालय नहीं है और बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ नहीं पा रही हैं क्योंकि इतनी दूर नजीबाबाद पढ़ने नहीं भेज पा रहे।
माता पिता, और प्राइवेट कॉलेज जैसे आप जानते ही हैं फीस बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो एक महाविद्यालय बनना चाहिए। मगर फिर वही बात घूम के आ गई कि महाविद्यालय बने कहाँ, ये तो जब तक प्रधान जी के साथ बैठेंगे नहीं और प्रधान जी बताएंगे नहीं कि साहब मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन है, मैं यहाँ पर महाविद्यालय बनवा सकता हूँ अपने गांव में, तो जब तक आप जाओगे नहीं, ज़मीन पे घूमोगे नहीं, प्रधान जी के पास बैठोगे नहीं, तब तक सही जानकारी जनता से आपको मिलेगी नहीं, समस्या पता लगेगी नहीं और निदान होगा नहीं जी। तो ये शुरुआती काम ही हमारे विधायक तस्लीम जी नहीं कर पाए। तो सर मैं यहाँ पर एक बात ये पूछना चाहूँगी कि जैसे भाजपा के काफ़ी बड़े बड़े जो नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य थे जैसे, और अभी मैंने एक और नाम सुना है, तो वो सब इस्तीफ़ा दे रहे हैं भाजपा से, और उनका कहना यही है कि जो भाजपा है वो पिछड़ी जाति को आगे नहीं बढ़ाती है और पिछड़ा जाति विरोधी है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, क्यों भला ऐसी भगदड़ क्यों मच रही है? भारतीय जनता पार्टी में जो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं और जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हैं उन्हें ही आगे बढ़ाया। तो पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो हैं वो ज़्यादातर संघ से आते हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, बड़े बहुत जीवन में बहुत देर में उन्होंने विवाह किया। मैं उनके परिवार को जानता हूँ, बच्चे अभी उनके स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। तो ये पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के काम के लिए, विचार के काम के लिए किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर इन्हें पार्टी भेज देती है, चाहे आसाम भेज दे, चाहे मणिपुर भेज दे, चाहे केरल भेज दे, चाहे कश्मीर भेज दे। तो ये उस प्रकार के कार्यकर्ता हैं। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे साथ विधायक रहे 2012 में, 2014 में MP रहे हैं। उसके बाद पार्टी ने इन्हें एकदम प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि इनका पूरा जीवन ही इसमें लग गया। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी आगे बढ़ाती है। अटल जी भी इसी प्रकार से प्रचारक रहे थे, अडवाणी जी भी प्रचारक रहे थे, मोदी जी भी प्रचारक रहे हैं। तो ये उस श्रेणी के कार्यकर्ता हैं जो दिन रात केवल एक ही, उनका जीवन ही उनका सामाजिक जीवन का संकल्प है। तो इस वजह से ये फास्ट ट्रैक है बीजेपी में। और केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री बनाते ही ये तय हो गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बीजेपी में पूरा सम्मान होगा, मगर वो बीजेपी में मौर्यों के नेता, प्रदेश के नेता तो केशव जी ही रहेंगे। तो ये उनकी निजी महत्वाकांक्षा थी कि उन्हें भी टिकट मिले, उनकी बेटी भी MP बने और उनके बेटे को भी MLA बनाया जाए। और भाजपा में तो परिवारवाद चलता नहीं है। भाजपा में परिवारवाद इस प्रकार से नहीं चलता। जी। अच्छा सर, तो मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे अब LRD ने सपा से गठबंधन कर लिया है, और जो LRD है वो किसानों की पार्टी कही जाती है, जयंत चौधरी जी उसके सर्वे सर्वा हैं। तो यहाँ पर जो है आपको नहीं लगता कि जाट ज़्यादातर कटकर जो है सपा के साथ चल जाएंगे, LRD के साथ, और उन्हें साधना थोड़ा कठिन रहेगा? इस बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे RLD ने जो है सपा के साथ गठबंधन कर लिया है, और जो RLD है उसके सर्वे सर्वा जो है जयंत चौधरी जी हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो जाट समुदाय है ज़्यादातर वो जयंत जी के साथ जाएगा, तो जाटों को साधना यहाँ पर कुछ कठिन नहीं होगा? इस बारे में क्या कहेंगे आप? किसान आंदोलन से काफ़ी शुरू में काफ़ी लोगों में ऐसा लग रहा था। हमारे क्षेत्र तो गन्ना किसान है, मगर पंजाब क्षेत्र के जहाँ पे मूंजी और गेहूँ ज़्यादा है और जहाँ पे आड़त का ज़्यादा प्रभाव है, ऐसा लग रहा था कि किसान गुस्से है। मगर जब से कानून वापस हुए हैं, मेरा अपना ही आकलन है कि किसान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पहले भी साथ था और आज भी साथ है। अपनों से ही गुस्सा किया जाता है, तो अगर अपने मन की शंका को वो बता रहे हैं तो हमसे ही बता रहे हैं, हमसे ही गुस्सा दिखा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल एक अच्छी बात है। किसान अपने आप को हमारे परिवार का सदस्य मानता है, इस वजह से वो जुड़ रहा है। मगर जो गण माने जाते हैं किसान यूनियन के और लोकदल के, मैंने अपना प्रचार वहीं से ही शुरू करा, चंदोक से, चमरौला से, नांगल से, तिसोत्रा से, और वहाँ के सब लोग अपने बैठे हैं यहाँ पे, सब अपने साथ मौजूद हैं। जो गढ़ माना जाता था किसान यूनियन और लोकदल का, उन्हीं गाँव में जाके मैंने सभी अपने बुजुर्गों से राम राम करी और अपने साथियों को अपने साथ लिया, और आहिस्ते आहिस्ते काफिला बढ़ता गया। और आपने तो कवरेज भी करी थी कि मैंने बिल्कुल वहीं नांगल में ही अपनी पहली रैली निकाली, और दूसरी रैली
उन्हीं की सहायता से वहीं के ट्रैक्टर आए थे। और आपने देखा कि मुझे तमाम व्यापारी, बुजुर्ग व्यापारी बता रहे थे कि इतनी भीड़ तो कभी नजीबाबाद में देखी ही नहीं गई, इतने ज़्यादा ट्रैक्टर आए ही नहीं। तो किसान साथ है, इसी वजह से तो 350-400 ट्रैक्टर की रैली 7 तारीख को निकली यहाँ पर। जी जी जी। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दें, बढ़िया सरकार चले, जैसे बढ़िया बिजली आ रही है, बढ़िया कानून व्यवस्था बनी है। अब लोगों का विश्वास बन रहा है कि जो दिल्ली के करीब का क्षेत्र है, बिजनौर ज़िला, यहाँ पर ज़मीनें सस्ती हैं, यहाँ पे उद्योग लगाए जाएं, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया बिजली आती है, बढ़िया न्याय व्यवस्था है, बढ़िया सड़कें बन गई हैं, बढ़िया ट्रेन चल रही हैं। तो अब यहाँ पर पूंजी आएगी। जो भारतीय जनता पार्टी का और हमारे नेतृत्व का सपना था कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज हो, पढ़े लिखे बच्चे हों और बड़े बड़े उद्योग हों, रोज़गार हर ज़िले में पैदा हो, अब उस ओर हम बढ़ चले हैं। इसे पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि फिर से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ पर जिताएं। जी, तो देखिए दोस्तों, हमने आपकी बातचीत कराई राजा भारतेंद्र जी से, और मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जो प्रश्न होंगे उनके जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे। लेकिन अगर आप और कोई भी प्रश्न है जो रखना चाहते हैं राजा साहब से, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर से उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।